तो अगर आप भी कंप्लीट कर चुके हैं अपनी क्लास 12th और खोज रहे हैं ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी को जहां से आप अपनी आगे की पढ़ाई जो कि क्लास 12th के बाद स्टार्ट होती है, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो या अन्य प्रकार के स्नातक कोर्स हो या बैचलर कोर्स हो, और मोस्टली अगर आप एनआईओएस के स्टूडेंट हैं और क्लास 12th आप एनआईओएस से कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपके मन में एक बात होगी कि भाई एनआईओएस की तरह ही कोई और संस्थान है भारत सरकार के द्वारा बनाया गया जिससे हम अपनी आगे की पढ़ाई कम फीस में और इस भरोसे के साथ कर सकें कि जिस संस्थान से हम कर रहे हैं वो पूर्णतः रूप से मान्यता प्राप्त है और वहां पर हमें रेगुलर क्लास अटेंड ना करनी पड़े। तो ये वीडियो मुख्य तौर पर इन्हीं बातों को आपको बताएगा। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्लास 12th के आगे की पढ़ाई करें कम फीस में, साथ ही साथ सरकार से जो कि मान्यता प्राप्त हो, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि रोज कॉलेज भी नहीं जाना। जी हाँ, अगर आप रोज कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं और अपनी क्लास 12th के आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कक्षा 12वीं के आगे की पढ़ाई आप कौन से संस्थान से कर सकते हैं जहां आपको रोज कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा और फीस भी बहुत कम है। ठीक है, तो आइए वही देखते हैं हम। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला जो नाम आता है हमारे सामने वो आता है इग्नू का। अगर आप लोग करना चाहते हैं क्लास 12th के आगे की पढ़ाई तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है। मैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप भारत के किसी भी राज्य पे हो, भारत के किसी भी कोने में रहते हो, आप सबके लिए केवल एक ऑप्शन जो सबसे बेस्ट है, जो भारत सरकार का बोर्ड है, मतलब भारत सरकार की यूनिवर्सिटी है, केंद्र सरकार की विश्वविद्यालय है, तो वह नाम है सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी राष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय। यहाँ से आप लोग अपनी आगे की पढ़ाई जो क्लास 12th है उससे आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इग्नू जो है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये भारत संसदीय अधिनियम के द्वारा सितंबर 1985 में स्थापित एक केंद्र विश्वविद्यालय का दर्जा रखती है। मतलब जो हमारी पार्लियामेंट है उसके द्वारा ये पास किया हुआ है, मतलब भारत सरकार का ही ये एक विश्वविद्यालय है और ये 1985 में स्थापित कर दिया गया था और साथ ही साथ इसे एक केंद्र विश्वविद्यालय का दर्जा मिला हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा इस यूनिवर्सिटी को प्राप्त है और ये डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी है। जैसा आपकी स्क्रीन में भी लिखा हुआ आ रहा है कि फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बच्चों, मैं आपको इसका एविडेंस भी दिखाऊंगा। खाली बोलने से बात प्रूफ नहीं होती है, क्योंकि मैं आपको सारी बातें फैक्ट और तथ्य के आधार पर बोलता हूं, साथ ही साथ उसका प्रमाण भी आपको देता हूं। और आपको एक और बता दूं, जो भारत सरकार या केंद्र सरकार की जो यूनिवर्सिटी होती है, जो सेंट्रल लेवल पर होती है, नेशनल लेवल पर होती है, मोस्टली जो वहां का चांसलर होगा, मतलब कुलाधिपति होगा, सबसे प्रमुख जो होता है वह भारत का पहला सिटीजन, मतलब भारत का जो पहला नागरिक होता है वही होता है। और भारत का पहला नागरिक कौन होता है आप सभी को मालूम होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इग्नू के जो वर्तमान में सन 2020 की ये बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर अभी इनके चांसलर कौन है, हमारे श्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। तो बच्चों, चाहिए मैं आपको दिखाता हूं अब आगे कि किस प्रकार से आप अपने स्तर पर भी ये चेक कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भी कि नहीं है, क्योंकि बोलने से बात प्रूफ नहीं होती है। तो चलिए मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। तो देखिए, आपको ये चेक करने के लिए सबसे पहले अपने ब्राउजर में एक एड्रेस टाइप करना पड़ेगा जिसका नाम है mhrd.gov.in। और देखिए, अगर आपको किसी भी वेबसाइट के लास्ट में .gov.in या .nic.in दिखता है तो ये सीधा प्रमाण होते हैं कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, सरकार के द्वारा चलाई गई वेबसाइट है। ठीक है, तो आप mhrd.gov.in जैसे खोलते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार की, जैसे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। ठीक है, अब इस वेबसाइट पे आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पर जाना है इंस्टीट्यूशन पे। इंस्टीट्यूशन पे जाने के बाद आपको हायर एजुकेशन पे क्लिक करना है। हायर एजुकेशन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ये वाला पेज शो होगा। इस पेज के आपने राइट साइड में देखना है कि इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे ब्लू कलर से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। तो इंस्टीट्यूशन में आपको आना है और यहाँ पर आप देखिएगा, आपको यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिख रहा है एक, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो केंद्र विश्वविद्यालय का बारे में बताता है, इस पे आपने
क्लिक कर देना है और इस पे क्लिक करते ही आपके सामने जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जो भारत सरकार के अधीन है सीधे अक्षरों में, वो सब यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आ जाएंगी। तो अब यहाँ पर देखिए शो हो चुका है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, अब यहाँ पर पहले नंबर पे नाम आ जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज को आप नाम से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। इसी तरह से आप चलते रहेंगे तो आपको सारी जो भी केंद्र विश्वविद्यालय हैं उनके नाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और लेकिन जैसे ही आप 21वें नंबर पे आते हैं तो आपको यहाँ पर दिख जाता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली। तो ये वही यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस बात से आप सुनिश्चित हो जाएं कि अब आप लोग जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले रहे हैं। इतना प्रमाण काफी है आपको ये बताने के लिए कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा रखती है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, या जिसे आप इग्नू कहते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो इग्नू है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है, और इस चीज का मैंने आपको प्रूफ भी लाइव जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी दिखा दिया है। अब बात आती है कि इग्नू में हमें फैसिलिटीज क्या क्या मिल रही हैं। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक तो कम फीस है, साथ ही साथ इसमें आपको एक और सहूलियत मिलती है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते हैं या हिंदी मीडियम से, आपके पास दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। मतलब ऑप्शन अवेलेबल है, आप चाहे इंग्लिश में पढ़ाई करें चाहे हिंदी में दें, पेपर आप दोनों माध्यमों में से जो आपको बेटर लगे आप उससे दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो बैचलर्स लेवल के जो प्रोग्राम है, मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी, मोस्टली तौर पे कहा जाए जो 12वीं के बाद हम ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई करते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 6 साल का समय दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर किसी प्रकार की आपको अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है, मतलब अटेंडेंस लगाने की आवश्यकता नहीं है मोस्टली कोर्सेज में। ठीक है, कुछ एक कोर्सेज में अटेंडेंस लगाने की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें भी आपको केवल सैटरडे संडे की 1 या 2 घंटे की क्लास होती है, और वो भी अगर आप स्टडी सेंटर पे जाएं उनसे बात करें तो थोड़ी बहुत आपको वहां भी सहूलियत प्रदान कर दी जाती है। लेकिन अटेंडेंस केवल जो टेक्निकल कोर्स हैं या साइंस या लेबोरेटरी से संबंध रखते हैं उन कोर्सेज के लिए होता है, और वो भी सिर्फ नाम की एक तरह से आप समझिए केवल 2 घंटे की क्लास होती है, शनिवार और रविवार। ठीक है, सप्ताह के जो आखिरी 2 दिन होते हैं, इन 2 दिनों में 1-1, 2-2 घंटे की क्लासेस होती हैं, और उसमें भी आपको कई प्रकार की सहूलियत मिलती है, वो आप अपने स्टडी सेंटर पर जाकर के देख सकते हैं। तो आपने देखा कि इग्नू जो है ये सरकार से मान्यता प्राप्त है, 100% अफिलिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो कुछ मुख्य कोर्स होते हैं जो कक्षा 12वीं के पास मोस्टली स्टूडेंट करना चाहते हैं, उनकी एक आपको फटाफट कुछ फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि फीस कितनी कितनी है। तो देखिए, अगर आप बीए करने के इच्छुक हैं तो आपकी जो फीस लगेगी 2700 रुपए पर ईयर लगेगी। ठीक है, हर साल आपको केवल 2700 रुपए देने हैं, प्लस 200 रुपए जब आप फर्स्ट टाइम एडमिशन लेंगे शुरुआत में, जैसे आप शुरुआत में एडमिशन लेते हैं तो 200 रुपए रजिस्ट्रेशन के लगते हैं, तो 2700 रुपए आपके हर साल यहाँ पर एडमिशन के फीस आपको देनी पड़ेगी सालाना तौर पर। ठीक है, बीए के लिए आपको 2700 रुपए देनी है पर ईयर, और यहाँ पर कुल मिला के अगर आप इसको देखेंगे तो 3 साल की आपकी लगभग 8000 के आसपास बन जाती है। ठीक है, और 200 रुपए पर ईयर की, तो ये बीए की फर्स्ट ईयर की फीस हुई 2700 रुपए पर साल। साथ ही साथ अगर आप बीए ऑनर्स करते हैं तो बीए ऑनर्स की फीस यहाँ पर लगती है 3200 रुपए पर ईयर, प्लस 200 रुपए स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन के। अब आप बोलेंगे सर आपने पहले तो बीए बताया, बीए ऑनर्स ये का चक्कर हुआ। देखो, बीए और बीए ऑनर्स में कुछ अंतर नहीं है। ऑनर्स शब्द को मतलब समझो आप, ऑनर्स शब्द का मतलब होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के महारथी बन रहे हैं। जैसे नॉर्मल बीए में आपके 2-3 सब्जेक्ट आ जाएंगे, लेकिन बीए ऑनर्स में आप केवल एक ही विषय को लेकर आगे पढ़ाई करते हैं, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। तो आप एक तरह समझिए आप किसी एक विशेष विषय के एक तरह से आप उसके स्कॉलर बन रहे हैं, उसके आप कुछ ज्यादा ही डेप्थ में नॉलेज ले रहे हैं, एक तरह से आप समझिए। ये मोस्टली वो लोग करते हैं जो आगे चल के पीएचडी या प्रोफेसर बनने की सोच रहे हो कॉलेज में, तो वो एक विषय की ही पढ़ाई करते चलते हैं और उसी विषय का आगे चल के वो पीएचडी वगैरह करते हैं। और या अगर आप किसी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है। तो साथ ही साथ ये पढ़ाई आपकी उन लोगों के लिए जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं ऑप्शनल की
लिए भी काम आता है और साथ साथ इधर अपनी ग्रेजुएशन भी हो रही है, तो उन्हें अलग से पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है कि भाई सिविल सर्विस के लिए हम अलग से पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं या अलग से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अलग से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए हमने अलग से 3-4 सब्जेक्ट लिए हैं। तो आप समझ गए होंगे ऑनर्स शब्द का मतलब क्या होता है। साथ ही साथ अगर आप आगे चल के बीकॉम इसमें से करते हैं तो बीकॉम की फीस आपकी 2700 रुपए है पर ईयर, ठीक है, हर साल, ठीक है। वहीं बीएससी करते हैं तो 4500 रुपए हर साल, शुरू में 200 रुपए एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन के समय लग रहे हैं, लेकिन बाद में सेकंड और थर्ड ईयर में आपको 200 रुपए नहीं देना है, सेकंड और थर्ड ईयर में केवल आपको 4500 रुपए देने हैं। साथ ही साथ बीबीए की बात करी जाए तो यहाँ पर 9000 रुपए पर ईयर है, कुल मिला के 3 साल की है। आप मान के चलिए कि आपकी कितनी लगती है, 27,000 के आसपास। वहीं अगर आप बीसीए बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की तो 6,700 रुपए पर सेमेस्टर, मतलब 6,700 रुपए हाफ ईयरली है, ये आधे साल की, आप इसे आधे साल की समझिए। और अगर आप पूरे तीनों साल की जोड़े जाए तो इसे आप 40,200 बनता है, क्योंकि आप 6,200 को आप 2 से गुणा कीजिए यहाँ पर, तो पर ईयर की आपकी 13,400 के आसपास यहाँ पर फीस बनती है एक साल की बीसीए की, और तीनों साल की आपकी 40,200 बन जाती है बीसीए की, जो बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स होता है। साथ साथ अगर आप बीएसडब्ल्यू करना चाहते हैं, बैचलर इन सोशल वर्क, तो यहाँ पर 5,400 रुपए पर ईयर आपकी फीस बनती है। तो ये कुछ एक आंकड़े थे, कुछ फीस की आपके सामने डिटेल्स थी, जो कि लगती है एक नॉर्मल कोर्स करने में जो मोस्टली 12th क्लास बच्चे ऑप्ट करते हैं सामान्य तौर पर इन कोर्स करने को। बाकी डिटेल में आप अगर हर कोर्स की डिटेल चाहते हैं, कितनी फीस है क्या है, क्योंकि इग्नू बहुत सारे कोर्स ऑफर कराता है, उसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पीडीएफ लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करके 100-150 पन्नों की या जितने पन्नों की पीडीएफ है उसमें अपना कोर्स सेलेक्ट करके उसकी पूरी फीस वगैरह देख सकते हैं। तो अब अगला सवाल आ जाता है कि इसमें हम एडमिशन कैसे लें। तो एडमिशन लेने के लिए यहां पर आपके पास 3 माध्यम है। सबसे पहला माध्यम आ जाता है कि हम अपने द्वारा ऑनलाइन वेबसाइट खोलें और एडमिशन ले लें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर 2 वेबसाइट के एड्रेस शो हो रहे हैं, ignu.ac.in और ignuadmission.samarth.edu.in। तो ये 2 वेबसाइट हैं, इन दोनों वेबसाइट को आप ऑन कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी वेबसाइट को आप ऑन कीजिए। आपको फाइनली ignuadmission.samarth.edu.in के अंदर आना पड़ेगा और यहाँ पर आप अपनी पूरी डिटेल्स भरिए और आगे की तरफ कार्रवाई करिए, तो आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा। दूसरा माध्यम आता है, अगर आप ये सब नहीं कर सकते अपने स्तर पर, तो आपको इग्नू के स्टडी सेंटर पर जाना पड़ेगा। स्टडी सेंटर की जानकारी कहाँ से मिलेगी, स्टडी सेंटर की जानकारी आप अपने गूगल पे चेक कर सकते हैं। आपको लिखना है इग्नू स्टडी सेंटर, उसके आगे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, जैसे आप इलाहाबाद को बिलोंग करते हैं तो इग्नू स्टडी सेंटर इलाहाबाद, वाराणसी है इग्नू स्टडी सेंटर वाराणसी, जो भी आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं आप उस जगह का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, गूगल पे वो आपको लिस्ट शो कर देगा और स्टडी सेंटर पे जाकर अपना एडमिशन करा सकते हैं। तीसरा माध्यम आ जाता है कि आप इग्नू के क्षेत्रीय कार्यालय मतलब रीजनल सेंटर पे जाएं, और रीजनल सेंटर को भी चेक करने का तरीका ये होता है, बट रीजनल सेंटर होता है पूरे स्टेट वाइज, ये पूरे स्टेट का एक होता है, आप यहाँ जाके अपना विजिट करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 माध्यम हो गए आपके पास एडमिशन करने के इग्नू से, क्योंकि इग्नू एक अपने आप में ही नाम ही काफी इग्नू का केंद्र विश्वविद्यालय का दर्जा रखता है, मान्यता प्राप्त है, और आपको कभी भी कहीं पर एक तरह की एक हताश की भावना नहीं आएगी कि भाई आपने किसी एक निम्न कोटि के विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो है कंप्लीट करी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी, और जो एक दुविधा आपके मन में अगर रही होगी कि कक्षा 12वीं के आगे की पढ़ाई हम कहां से करें जहां पर हम भी फीस कम दे सकें और हमें सहूलियत मिल जाए कि हमें रोज कॉलेज अटेंड ना करना पड़े और डिग्री भी जो हम प्राप्त करें वो है मान्यता प्राप्त हो भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर आपने पूरा इसका प्रोसेस समझ लिया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। मिलूंगा आपसे नए वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। वीडियो अच्छे लगते हैं, चाहते हैं और जानकारी इस प्रकार की आपको समय समय पर मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मन में कोई सवाल कोई दुविधा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर लिखें, आपको समय समय पर उसका उत्तर प्रदान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।